नमस्कार मित्रों। आज एक पुस्तक पढ़ने के बाद लगा कि आप लोगों के साथ उसका बातें कुछ शेयर की जाए। जिस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सालों के बाद दोबारा इस पुस्तक को मैंने पढ़ा। इस पुस्तक का नाम है सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती। ये उपन्यास नुमा पुस्तक है जिसमें कई कहानियां हैं और भूमिका लिखने वाले अज्ञेय जी ने इस पुस्तक की भूमिका में बड़ी अच्छी बात लिखी है कि ये पुस्तक सूरज का सातवां घोड़ा एक कहानी में अनेक कहानियां नहीं, अनेक कहानियों में एक कहानी है। वह एक पूरे समाज का चित्र और आलोचना है और जैसे उस समाज की अनंत शक्तियां परस्पर संबंध, परस्पर आश्रित और परस्पर संभूत है, वैसे ही उसकी कहानियां भी। तो एक मुझे जो इस पुस्तक में सबसे अच्छी चीज़ लगी कि ऐसे लगता है कि जैसे चौपाल में बैठकर, जैसे कि इसकी शैली है कि कुछ लोग चौपाल में बैठे हैं और चौपाल में बैठ के वो जीवन की कहानियों की चर्चा कर रहे हैं और वो जीवन जो आसपास में घटित हो रहा है, इसके जो मुख्य किरदार हैं, आपसे उनका थोड़ा सा परिचय करवा दूं कि माणिक चंद जो कि इस कहानी के मुख्य किरदार है और वो किरदार एक अपनी बात अलग अलग इसमें शीर्षक है और आप इस पुस्तक को पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि आप कहानी तो अलग अलग पढ़ रहे हैं पर वास्तव में कहानी एक है, क्योंकि कहानी के चरित्र, धर्मवीर भारती की सबसे बड़ी विशेषता इस छोटी सी पुस्तक की यह है कि कहानी के चरित्र जो है वो एक एक कर खुलते जाते हैं और जहाँ वो चरित्र छूटता है वहीं से एक नया चरित्र, जिसके बारे में वो पहले नहीं कहते, बाद में वो कहानी के स्वरूप में हमारे सामने आता है। और देखिए शुरुआत कहाँ है, नमक की अदायगी अर्थात जमुना का नमक माणिक ने कैसे अदा किया। तो वो लिखते हैं पहले पैराग्राफ में कि उन्होंने सबसे पहली कहानी एक दिन गर्मी की दोपहर में सुनाई थी, जब हम लोग लू के डर से कमरा चारों ओर से बंद करके सिर के नीचे भींगी तौलिया रखे चुपचाप लेटे थे। प्रकाश और औकार ताश के पत्ते बांट रहे थे और मैं अपनी आदत के मुताबिक कोई किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था। माणिक ने मेरी किताब छीन कर फेंक दी और बुजुर्गाना लहजे में कहा, यह लड़का बिल्कुल निकम्मा निकलेगा, मेरे कमरे में बैठकर दूसरों की कहानियां पढ़ता है। छी, बोल कितनी कहानियां सुनेगा। सभी उठ बैठे और माणिक मुल्ला ने कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। अंत में माणिक मुल्ला ने एक कहानी सुनाई जिसमें उनके कथानुसार उन्होंने इसका विश्लेषण किया था कि प्रेम नामक भावना कोई रहस्यमय, आध्यात्मिक या सर्वथा वैयक्तिक भावना न होकर वास्तव में एक सर्वथा मानवीय सामाजिक भावना है। अतः समाज व्यवस्था से अनुशासित होती है और उसकी नींव आर्थिक संगठन और वर्ग संबंध पर स्थापित है। मित्रों, एक बात खास मुझे इस पुस्तक के बारे में कहनी है कि धर्मवीर भारती जी ने अपनी भूमिका में लिखा है कि मैंने मार्क्स को पढ़ा और मेरे जीवन की दिशा बिल्कुल बदल गई। तो जब वो लिखते हैं अपनी कहानियां जब लिखते हैं तो कहानी तो प्रेम की है, मतलब वही बात है कबीर ने जो कहा था, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। मगर केवल प्रेम नहीं है यहाँ, जिसको हम सांसारिक प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है। प्रेम की करुण अंत, और करुण अंत के पीछे के कारण जो है वो सारे के सारे कारण कहीं न कहीं आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, सामाजिक ऊंच नीच की भावना है, सामाजिक असमानता की भावना है। और इसके बीच जो कहानियां उन्होंने रची है, माणिक मुल्ला केवल अपनी बात नहीं करते, बल्कि माणिक मुल्ला जिन चरित्रों को हमारे सामने लाते हैं वो चरित्र उद्घाटित होते जाते हैं और आप देखेंगे कि कैसे समाज में मंटो को जब हम पढ़ते हैं
तो मंटो सीधे सीधे अपनी कहानियों में सामाजिक विषमताओं को हमारे सामने रखते हैं। मगर धर्मवीर भारती का सूरज का 7वां घोड़ा वो इस प्रकार से सीधे सीधे न रखकर चौपाल में बैठकर कुछ लोग बातें करते हैं और एक एक चरित्र खुलता जाता है। अगर आप ध्यान से न पढ़ें तो शायद ये उपन्यास आपकी समझ से परे भी हो सकता है, मगर ध्यान से आप पढ़ें तो पता चलेगा कि मध्यम वर्ग का व्यक्ति, जिस पर सामाजिक आर्थिक सबसे अधिक मध्यम वर्ग का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। स्वयं लेखक कहते हैं कि जो परिवर्तन समाज में लाता है वो मध्यम वर्ग लाता है, क्योंकि वो सोचता है और वही अपनी क्रियाओं के बदलाव से समाज में, राजनीति में एक बहुत बड़े परिवर्तन का कारक बनता है। तो वो मध्यम वर्ग किन छद्म भावनाओं के साथ जीवन जीता है। प्रेम जैसी कोमल भावना, प्रेम जैसी जिसको कह सकते हैं कि किसी ने कहा था कि ये आग का दरिया है और डूब कर जाना है। तो ऐसी भावना जो कैसे विषमताओं की शिकार बन जाती है और जीवन कैसे विद्रूप हो जाता है। इस कथा में बहुत सारे अंतर संबंध आपको दिखेंगे। ये कथाक्रम कुछ इस प्रकार है कि ये एक लघु उपन्यास भी है और अपने आप में एक स्वतंत्र कहानियों का संग्रह भी है। धर्मवीर भारती जी ने इस कथा की शैली को, शायद इससे पहले मैंने अभी कुछ दिन पहले एक उपन्यास पढ़ा था अनामिका जी का, और मैंने पहली बार मुझे लगा कि जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं अनामिका जी का जो उपन्यास था वो उपन्यास और इस उपन्यास के बीच में कोई समानता है और वो शैलीगत समानता है। वहाँ भी कई लोगों की कहानियाँ एक साथ में जुड़ती है, जीवन एक विशाल फलक पर फैलता है। ये एक छोटा उपन्यास है, मगर उसके बावजूद भी जीवन विशाल फलक पर फैला हुआ नहीं है, मगर जीवन के जो चरित्र हैं वो अपने आप में एक विशाल फलक को समेटे हुए हैं। पहली लड़की आती है जो माणिक मुल्ला कहते हैं मेरे जीवन में, और उसके बारे में वो जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जमुना, जिसका प्रेम टूट गया था और उसके बाद वो माणिक मुल्ला के संपर्क में आती है और कैसे धीरे धीरे दोनों के बीच में एक भावात्मक संबंध बनते हैं, वो खींचे चले जाते हैं। और उसके बाद वो बताते हैं कि एकदम से एक दिन वो संबंध टूट जाते हैं क्योंकि उसकी शादी हो जाती है, जमुना चली जाती है और माणिक मुल्ला अपने आप में अकेले रहते हैं। पर उधर जमुना जो है वो किससे ब्याही गई है, एक ऐसे अधेड़ से ब्याही गई है जिसका पूर्व विवाह हो चुका है। तो लेखक एक तरफ संकेत कर रहा है कि जमुना जैसी मतलब युवा लड़की जिसके अपने कुछ स्वप्न थे, वो कहाँ ब्याही गई, तो एक अधेड़ उम्र के इंसान के साथ ब्याही गई। और कैसे वो पुत्र प्राप्त करना चाहती है और फिर तपस्या करती है, संतों के पास जाती है, और एक तांगा चलाने वाला व्यक्ति जो उसे कहता है कि चलो मैं आपको इस तपस्या से आप मुक्ति प्राप्त कर लो, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। लेखक की सबसे बड़ी होशियारी देखिए कि वो कहानी का जब अंत करते हैं तो कुछ इस प्रकार करते हैं कि बहरहाल मैं कुछ इसकी पहली कहानी का अंत में पढ़ रहा हूँ। फिर माणिक मुल्ला को रोज जाना पड़ा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, यहाँ तक कि हम लोगों ने ऊब कर पूछा कि अंत में क्या हुआ। तो पहली कहानी का अंत ये हुआ कि उसका विवाह हो गया। दूसरी कहानी शुरू होती है घोड़े की नाल। और घोड़े की नाल, आप जानते हैं कि भारतीय समाज में अंधविश्वासों का प्रचलन है और घोड़े की नाल शुभता का प्रतीक है कि घोड़े की नाल मिल जाती है तो शुभ हो जाता है, घर में कुछ अच्छा घटित होता है। तो यहाँ जमुना जो है वो एक जमींदार से ब्याही गई है। जमींदार के पास पैसा खूब है
मगर जमींदार बूढ़ा आदमी है और जमुना चाहती है कि उसकी कोख में एक बच्चा पड़े, मगर उसे वो जमींदार के माध्यम से नहीं मिलता। तो वो तपस्या करती है। तो जो तांगे वाला है वो क्या कहता है, उसकी कहानी का अंत इस प्रकार है कि जमुना की कहानी जमुना क्यों नहीं सरकार, आप सुबह जरा और जल्दी 2-2:30 बजे निकल चलें, गंगा पार पक्की सड़क है, 12 मील घुमाकर ठीक टाइम पर हाजिर कर दिया करूंगा। 3 दिन की ही तो बात है। वो तांगे वाला कहता है कि 3 दिन आप 12 मील सुबह जल्दी उठ जाएं, 2 बजे 3 बजे, फिर मेरे साथ चलें और मैं दूर आपको सैर करवा के वापस लाऊंगा। कहीं भी लेखक ने व्यभिचार की बात नहीं की, मगर सांकेतिक भाषा में लेखक एक बहुत बड़ी बात कह जाते हैं कि किस प्रकार जमींदार की पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। जमुना राजी हो गई और 3 दिन तक रोज तांगा गंगा पार चला जाया करता था। रामधन का अंदाज ठीक निकला और तीसरे दिन चंद्र ग्रहण के समय नाल उतरवाकर अंगूठी बनवाई गई और अंगूठी का प्रताप देखिए कि जमींदार साहब की यहाँ नौबत बजने लगी। रामधन ने यह कहा कि अगर हम ऐसा प्रचलन है कि अगर नाल आप घोड़े की नाल जो है वो घिसी हुई नाल की अंगूठी बना के पहने तो आपके पुत्र प्राप्त हो जाएगी, मगर नाल तो नहीं लगी है, अब उसको घिसना कैसे, तो 12 मील तक रोज घोड़े को दौड़ाना पड़े। इस प्रकार वो सुबह जल्दी जमींदार की औरत को ले जाता है और फिर 12 मील घोड़े को दौड़ा कर लाता है। हम समझ सकते हैं कि लेखक क्या कहना चाहता है, किस घोड़े को दौड़ाया जा रहा है और किस प्रकार जमींदार की पत्नी जमुना को प्राप्ति हुई है। और थोड़े दिन बाद जमींदार गुजर जाते हैं और रामधन जो है वो उसको मतलब प्रतिष्ठा मिल जाती है, अच्छे कपड़े पहनता है वो। तो कहानी का अंत आप देखिए, बहुत मजाकिया ढंग से लेखक लिखते हैं कि हम लोगों में से जब कोई नहीं बता सका तो उन्होंने बताया। इससे यह निष्कर्ष निकला कि दुनिया का कोई भी श्रम बुरा नहीं, किसी भी काम को नीची निगाह से देखना नहीं चाहिए, चाहे वह तांगा हाँकना ही क्यों न हो। हम सबों को इस कहानी का यह निष्कर्ष बहुत अच्छा लगा और हम सभी ने शपथ ली कि कभी किसी प्रकार के ईमानदारी के श्रम को नीची निगाह से न देखेंगे, चाहे वह कुछ भी क्यों न हो। हम इस तरह माणिक मुल्ला की दूसरी निष्कर्षवादी कहानी समाप्त हुई। उन्होंने कहा कि ये जो कहानी है ये इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अगर ईमानदारी से आप काम करते हैं तो आखिरकार आपको एक अच्छा फल मिलता है, और इस प्रकार ये कहानी पूरी होती है। दूसरी कहानी जिसका अनध्याय के बाद की एक और कहानी वो कहते हैं, ये कहानी है शीर्षक माणिक मुल्ला ने नहीं बताया मगर बिना बताए शीर्षक कहानी शुरू होती है। शिव प्रकाश जब आया और उसने सब कहा तो बहुत फलसफा छाटते हुए इस प्रकार कहानी प्रारंभ होती है और बिना शीर्षक के वो कहानी चल पड़ती है। माणिक मुल्ला फिर नई कहानी कहते हैं। माणिक मुल्ला इस व्याघात में जल्ला उठकर बोले, हटाओ जी, मैं क्या किसी पत्रिका को कहानी भेज रहा हूँ कि शीर्षक के झगड़े में पढ़ूं? तुम लोग कहानी सुनने आए हो या शीर्षक सुनने? या मैं उस कहानी लेखकों में से हूं जो आकर्षक विषय वस्तु के अभाव में आकर्षक शीर्षक देकर पत्रों, संपादकों और पाठकों का ध्यान खींच करते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने कहानी तो नहीं बताई, मगर ये कहानी का जो मुख्य चरित्र था वो था तन्ना। ये तन्ना कौन है? तन्ना ये वो व्यक्ति है जिसका जमुना के साथ पहले प्रेम का नाता था और जमुना को धोखा देकर या उसके परिवार से डर कर या उसका परिवार अच्छा रुआबदार था और उस परिवार को वो अपने साथ नहीं ले पाए तो शादी नहीं की जमुना से। वो तन्ना है। तन्ना की शादी हो जाती है जैसे तैसे और बहू आ जाती है, सुशील कन्या उसके घर में आती है, मगर तन्ना की हालत धीरे धीरे बिगड़ती है। तो तन्ना अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए जिस प्रकार का श्रम करता है वो श्रम तन्ना को तोड़ देता है और इतना तोड़ देता है कि अंत में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी दोनों टांगें जो है वो ट्रेन में लटकती रहती है। ये मध्यम वर्गीय परिवार के स्वप्निल नौजवान के जीवन का करुण अंत उन्होंने तन्ना के माध्यम से दिखाया है।
आप आसपास में देख सकते हैं, बहुत सारे तन्ना आपको मिल जाएंगे जिन्होंने जीवन में बहुत स्वप्न देखे थे, मगर थोड़ा सा साहस वो नहीं जुटा पाए अपने ढंग से जीवन जीने का, और अंत में उनकी हालत भी तन्ना जैसी हो गई। कहानी का अंत करते हुए लेखक लिखते हैं, आंख खुली तो टुंडला के रेलवे अस्पताल में थे, दोनों पांव नहीं थे, आसपास कोई नहीं था, बेहद दर्द था, खून इतना निकल चुका था कि आंख से कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ता था। सोचा किसी को बुलाएं तो मुंह से जमुना का नाम निकला, फिर अपने बच्चे का, फिर बापू महेश्वर का, और फिर चुप हो गए। लोगों ने बहुत पूछा किसे तार दें, क्या किया जाए, पर वे कुछ नहीं बोले। सिर्फ मरने से पहले उन्होंने अपनी दोनों कटी टांगे देखने की इच्छा प्रकट की, और वे लाई गई। ठीक देख नहीं सकते थे, अतः बार बार उसे छूते थे, दबाते थे, उठाने की कोशिश करते थे, और हाथ खींच लेते थे और थर थर कांपने लगते थे। पता नहीं मुझे कैसा लगा कि मैं निष्कर्ष सुनने की प्रतीक्षा किए बिना ही चुपचाप उठकर चला गया। ये तन्ना की करुण कहानी है। करुण कहानी मतलब हर भारतीय समाज की एक करुण कहानी, हर मध्यम वर्गीय व्यक्ति की एक करुण कहानी है। आप अगर मध्यम वर्गीय व्यक्ति के कब जवानी आई, कब युवावस्था चली गई, और कब बूढ़ापा आ गया, और किस प्रकार वो बूढ़ापा हावी होकर किस प्रकार जीवन को थका देता है, तो जब आप इसको पढ़ेंगे तन्ना की कहानी को, तो ये सच है कि तन्ना की कहानी आंखों में आंसू ला देती है। तन्ना, मैंने जैसे पहले कहा कि तन्ना कौन है, तो लेखक बताता है कि तन्ना जमुना का पहला प्रेमी है। जमुना उसे मिलती है और उसी तांगे के ड्राइवर के साथ मिलती है जो तांगे चलाता है। वो रुआबदार आदमी हो गया है, और जमुना बहुत सहानुभूति उसके प्रति रखती है, मगर वो सहानुभूति कोरी सहानुभूति है और व्यवहार में बदली हुई सहानुभूति है। मालवा की यूरानी देवसेना की कहानी, ये कहानी उन्होंने सुनाई। ये देवसेना की कहानी सुनाते हुए ये लेखक ने इस कहानी का ताना बाना, मैंने जैसे पहले ही कहा था, माणिक ने धीरे से उसी के आंचल से उसके आंसू पहुंच दिए। बोले जाओ मुंह धो आओ, चलो। लीली मुंह धोकर आ गई। माणिक बैठे, ये लीली कौन है? तो ये बड़े मजे की बात है। लीली है तन्ना की पत्नी, और माणिक कहते हैं कि किसी समय ये लीली का संबंध अपने साथ था, और वो लीली बाद में तन्ना की पत्नी बनती है, और किस प्रकार उसका जीवन जो है पूरा का पूरा वो विद्रूप हो जाता है। अब कम्मो बड़ी यथार्थवादी, बड़ी भावुक लड़की थी। अब कम्मो एक नया चरित्र प्रकट होता है कम्मो का, कि उसने इतनी सहेलियों की शादियां होती देखी थी, पर लीली की तरफ बिना बात के बिलक बिलक कर रोते किसी को नहीं देखा था। जब विदा होने लगे तो उस समय तो रोना ठीक है, वरना चार बूढ़े बूढ़ियां कहने लगती कि देखो आजकल की लड़कियां हाथ शर्म धो पी गई है, कैसी ऊंट सी गर्दन उठाए ससुराल चली जा रही है। अरे हम लोग थे कि रोते रोते भोर हो गई थी, और जब हाथ पांव पकड़ के भैया ने डोली में ढकेल दिया तो बैठे थे, एक ये है आदि। इस प्रकार की एक जिसको कहते हैं कि व्यंग्यात्मक शैली का उपयोग इन्होंने किया है। फिर एक कहानी में एक और नई चरित्र आती है, और उस चरित्र का नाम है काले बैट वाला चाकू। और उस कहानी की जो नायिका है, ये मैं अगर ये कहूँ कि ये पूरा का पूरा उपन्यास जो है वो नायिकाओं से भरा है, और नई नई नायिकाएं माणिक मुल्ला के जीवन में आती गई। तो लेकिन मुल्ला भाई एक बात मैं कहूँगा, अगर तुम बुरा न मानो, प्रकाश ने बात करके कहा, ये कहानियां तुम कहते हो बिल्कुल सीधे साधे विवरण की भांति होती है, उसमें कुछ कथाशिल्प, कुछ काट छाट, कुछ टेक्निक भी होनी चाहिए। देखिए इनकी धर्मवीर भारती की ये बड़ी विशेषता है कि वो ऐसे लगता है कि जैसे कहानी खुद कह रहे हैं, और एक ऐसी टेक्निक जिसमें लेखक भी उपस्थित है, कहानी सुनने वाले भी उपस्थित है, कहानी कहने वाले भी उपस्थित है, और कहानी में जिन चरित्रों को वो लाते हैं वो भी जैसे कहानी कहने वालों के जीवन में उपस्थित है।
तो एक जीवंत चित्रपट की भांति पूरा का पूरा उपन्यास हमारे नज़रों के सामने से गुजर जाता है। ये जो चाकू वाली लड़की की कहानी है, बड़ी दर्दनाक कहानी जिसको हम कह सकते हैं, ये माणिक मुल्ला के जीवन में आई। थोड़े दिन बाद में ये लड़की कौन थी, तो इसके पिता जिसको चाचा कहते थे, वो चाचा वास्तव में चाचा नहीं थे, बल्कि वो एक आर्मी मैन थे। और जब इस लड़की के माता पिता मर जाते हैं तो वो इस बच्ची को उठा के ले आते हैं। मगर चमन ठाकुर उनका नाम है। चमन ठाकुर कारखाने के बाहर खाट डालकर नारियल का हुक्का पानी पीते रहते और सत्ती अंदर काम करती थी। श्रम में सत्ती के बदन में एक ऐसी गठन, चेहरे पर एक ऐसा तेज, बातों में एक ऐसा अदम्य आत्मविश्वास पैदा कर दिया था कि जब उसे माणिक मुल्ला ने देखा तो उसके मन में लिली का अभाव बहुत हद तक भर गया और सत्ती के व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध हो गए। अब माणिक मुल्ला सत्ती की तरफ आसक्त हो जाते हैं। सत्ती भी मानने लगती है कि माणिक मुल्ला एकमात्र सहारे हैं। पर एक और विडंबना पैदा होती है, और वो विडंबना ये पैदा होती है कि धीरे धीरे जो चमन ठाकुर है, वो सत्ती जो उनकी बेटी नहीं है, पालक पिता के रूप में वो उनके साथ रहते हैं, उसकी नीयत बिगड़ती है और किसी प्रकार वो महेश्वर के हाथों इसको बेच देना चाहता है। आप कल्पना कर दीजिए, ये भारतीय समाज है जिसमें औरतों की परिस्थिति, एक अच्छी खासी लड़की एक अच्छे खासे बूढ़े के हाथों बेची जाती है। बूढ़ा उसको ले जाता है। वो लड़की बड़ी साहसी है, तेजस्वी है, उसके हाथ में चाकू हमेशा रहता है। वो सामना करना चाहती है, जीवन का संघर्ष करना चाहती है, पर परिस्थितियाँ उसे थका देती है और अंत में वो महेश्वर को चाकू मारकर भागती है और चमन ठाकुर और वो दोनों एक दिन गायब हो जाते हैं। ऐसा मतलब चित्र लेखक ने खींचा है। और वो माणिक मुल्ला से बड़ी नफरत करती है क्योंकि वो परिस्थितियों से भागकर उस व्यक्ति के पास जाती है जिस पर उसे पूरा भरोसा है। इसमें लेखक ने पुरुष के जो कमजोर चरित्र है उसको भी उजागर किया है कि कैसे एक पुरुष अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाता है, कैसे एक पुरुष जो है वो अंतोतगत्वा वो ठीक उस समय जब एक औरत को उनकी आवश्यकता होती है तब वो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। तो एक चित्र उन्होंने खींचा है। माणिक मुल्ला अपने भाई के सामने कुछ बोल नहीं पाते, वो निसहाय हो जाते हैं और भाई और भाभी गहने ले लेते हैं और सत्ती को रवाना कर देते हैं और चमन ठाकुर उसको लेकर चला जाता है। एक दिन अचानक वो सत्ती उन्हें एक बाजार में मिलती है, भीख मंगे के स्वरूप में। वो चीखती है, चिल्लाती है और उसकी इच्छा होती है कि अभी चाकू जो है उस माणिक मुल्ला के शरीर में घुसा दूं। तो ये जो पूरा जीवन आप देखिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक जीवन का अंत जैसे, बहुत ही करुणाजनक अंत जैसे जीवन के सभी चरित्रों का होता है। स्त्री चरित्र जो माणिक मुल्ला के जीवन में आए, किस प्रकार वो अलग अलग ढंग से जीवन के द्वारा सताए गए, उसका एक चित्र इन्होंने हमारे सामने रखा है। ये पूरा का पूरा उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, ये सचमुच अद्भुत उपन्यास है और अपने समय का प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। आप देखिए कि आकृति में बहुत बड़ा न होने के बावजूद भी इस उपन्यास का अपनी जो कहने का अपना जो ढंग है वो बड़ा ही रोचक है। मैं खास मीमांसा नहीं करूँगा, आलोचना नहीं करूँगा, क्योंकि ये उपन्यास जीवन की आलोचना है और जीवन की आलोचना इस ढंग से की गई है। पुरानी हमारी जो परंपरा थी, वाचिक परंपरा, पंचतंत्र की परंपरा, जिसमें एक नैरेटर कहानियाँ कहता था और श्रोता सुनते थे और उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ता था, कुछ वैसा ही प्रभाव इसको पढ़ते हुए मेरे पर पड़ा। आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़िएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।